आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ओम शांति शांति शांति। समास प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। कुल समास में 5 प्रकार किए गए। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और केवल समास। प्रथम जो समास है वो केवल समास है। ऐसे कुल 5 समास हैं। और ये जो समास है वह समर्थ में ही होता है। सामर्थ्य से युक्त पदों में ही यह समास किया जाता है। सामर्थ्य की चर्चा हम लोगों ने की। सामर्थ्य कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है। कौन से 2 प्रकार हैं? विपेक्षा भाव, एकार्थी भाव। विपेक्षा भाव सामर्थ्य और एकार्थी भाव सामर्थ्य। विपेक्षा भाव सामर्थ्य यानी किसी पद की अपेक्षा 2 पदों में से जहाँ 2 पद एक दूसरे की आकांक्षा रखते हो। हाँ, विपेक्षा पदों को जो परस्पर की आकांक्षा है उसी को विपेक्षा कहते हैं। विशेष अपेक्षा विपेक्षा। राज्ञ पद को पुरुष पद की अपेक्षा है, आकांक्षा है। पुरुष पद को राज्ञ पद की आकांक्षा है। स्वामी को सेवक की आकांक्षा है, सेवक को स्वामी की आकांक्षा है। तो ऐसे पदों को परस्पर एक दूसरे की जिज्ञासा यदि हो, अपेक्षा हो, आकांक्षा हो, तो उन पदों में समास होता है। और दोनों पदों में एकार्थ बोधकता होनी चाहिए। 2 पद मिल करके यदि एक अर्थ का बोधन करने वाले हो तभी समास होता है। और ये समास का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो कहा कडारः कर्मधारयः इत्यतः प्राक् समास इत्यधिक्रियते। 2-2-38 क्रमांक के सूत्र तक द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के तृतीय श्लोक से लेकर तृतीय सूत्र से लेकर के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के 38वें क्रमांक के सूत्र तक इसका अधिकार है। तो समास संज्ञा का अधिकार है। तो यहाँ तो एक की एक ही संज्ञा रहनी चाहिए, होनी चाहिए। आकड़ारा दे का संज्ञा, वो भी सूत्र ऐसा ही कहता है। कडारः कर्मधारयः, इस सूत्र तक एक की एक ही संज्ञा समझनी चाहिए, जो पर संज्ञा हो और जो निरवकाश संज्ञा हो। जैसे जिसकी भ संज्ञा होती है, अब उसकी पद संज्ञा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भ संज्ञा पर है, निरवकाश है। इसलिए जब भ संज्ञा होगी तो पद संज्ञा नहीं होगी, और जब पद संज्ञा होगी तो भ संज्ञा नहीं होगी। ऐसे ही जब समास संज्ञा हो गई है तो फिर वह अव्ययी भाव संज्ञा नहीं होनी चाहिए, वह तत्पुरुष संज्ञा नहीं होनी चाहिए, लेकिन होती है। जहाँ समास है वहाँ पर समास संज्ञा तो होती ही होती है, अव्ययी भाव संज्ञा भी होती है, तत्पुरुष संज्ञा भी होती है, द्वंद्व बहुव्रीहि संज्ञा भी होती है। तो ये तो सूत्र के खिलाफ हो रहा है ना। हाँ। एक की एक ही संज्ञा होनी चाहिए। तो यहाँ कैसे दूसरे संज्ञा का समावेश किया जाता है? तो उसका उत्तर है कि पाणिनि महर्षि जी ने प्राक कडारात समास यह सूत्र बनाया। यदि चाहते पाणिनि महर्षि जी तो आ कडारात समास ये भी सूत्र बना सकते थे। आंग का अर्थ होता है मर्यादा और अभिविधि, तो आ कडारात का अर्थ भी हो जाता कडाराः कर्मधारे यहाँ तक, कडाराः कर्मधारे यहाँ तक। यह अर्थ आंग का प्रयोग करने से भी हो सकता था। फिर भी पाणिनि जी ने प्राक का प्रयोग किया है। तो प्राक का प्रयोग करने पर तो वैसे अधिक मात्रा का खर्चा हो रहा है। प्राक शब्द में कितनी मात्रा है कुल? 2 नहीं, 3.5 मात्रा है। अच्छा।
दीर्घ जो है वही 2 मात्रा वाला है। जी पकार रेफ आधी आधी। मात्रा 3 हो गया, जी और ककार की आधी मात्रा, जी ऐसे 3.5 मात्रा इसमें ये है। और आंग का प्रयोग करते तो 2 ही मात्रा में काम चल जाता। जी तो 1.5 मात्रा का खर्चा पाणिनि जी कर रहे हैं, तो उससे वो सूचित करना चाहते हैं कि यहाँ समास संज्ञा के साथ अव्ययभावादि संज्ञाओं का भी समावेश किया जा सकता है। इस प्रकार से यह होने से यह 2-2 संज्ञा भी हो जाती हैं। एक अब जहाँ समास संज्ञा है वहाँ पर अव्ययभाव संज्ञा भी रहेगी, जहाँ समास संज्ञा है वहाँ तत्पुरुष संज्ञा भी रहेगी। ऐसा ही है। जहाँ भारत संज्ञा है वहाँ उत्तराखंड संज्ञा भी रह सकती है, जहाँ भारत है वहाँ पर गुजरात संज्ञा भी रह सकती है। ऐसा कई संज्ञा हो सकती है। नहीं, यहाँ तो संज्ञा तो अन्यत्र होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन्होंने जो नियम बनाया है कि कडारः कर्मधारयः, इस सूत्र तक एक की एक ही संज्ञा माननी चाहिए, एक की 2-2 संज्ञा नहीं स्वीकार करनी चाहिए। तो नहीं होनी चाहिए 2-2 संज्ञा है, तो क्यों यहाँ पर हो जाती है? उसका उत्तर आपको दे दिया कि पाणिनि जी ने आंग का प्रयोग नहीं करके प्राक का प्रयोग किया है। तो वो जो अधिक मात्रा का खर्चा पाणिनि जी कर रहे हैं, तो बहुत कंजूस है पाणिनि जी शब्द के प्रयोग के बारे में। बहुत कम शब्दों में अधिक अर्थ का बोधन कराना पाणिनि जी अच्छी तरह से जानते हैं। जी अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सव मन्यन्ते वैयाकरणाः, ऐसे पाणिनि जी 1.5 मात्रा का खर्चा करके इतना बड़ा घाटा कैसे मोल ले सकते हैं? जी तो वो कुछ ना कुछ सूचित करना चाह रहे हैं। तो क्या सूचित किया जा रहा है कि यहाँ समास के साथ साथ अव्ययभावादिक संज्ञा भी हो जाए, ऐसा यहाँ पर सूचित किया जाता है। वैसे वस्तुतः देखा जाए तो जो पर्यायवाची शब्द होते हैं उसमें लाघव गौरव की चर्चा नहीं की जाती है। पर्यायवाची शब्दानाम लाघव गौरव चर्चा नाद्रियते, चाहे प्राक कहे चाहे आग कहे, उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। भले ही मात्रा अधिक हो रही हो, फिर भी पर्यायवाची है प्राक शब्द और आंग शब्द, इसलिए उसमें यहाँ प्रकृत स्थल के लिए मर्यादा का बोधन प्राक शब्द के द्वारा किया जा रहा है। आंग शब्द भी उसी अर्थ का बोधन करता है। तो पर्यायवाची होने से यहाँ लाघव गौरव का विचार नहीं किया जाता है। फिर भी विद्वान लोग यह भी एक समाधान देते हैं कि समास संज्ञा के साथ साथ अन्य संज्ञाओं का समावेश करने के लिए पाणिनि जी ने इस सूत्र में प्राक शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, अभी इसमें प्रथम जो समास है केवल समास, उस केवल समास का विधायक यह सूत्र है सह सुपा। सह यह अव्यय है, सुपा तृतीया का एक वचन है। ऊपर से सुप की अनुवृत्ति आ रही है, सुबामंत्रित परांगवत स्वरे, आमंत्रितम परांगवत स्वरे कोई सूत्र है, उस सूत्र से सुप की अनुवृत्ति आ रही है। तो एक प्रथमांत सुप पद है और दूसरा तृतीयांत एक सुपा, ऐसे 2 पद है। सुप सुपा सहवा समस्यते, सुप प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, सुबंत का सुबंत के साथ विकल्प से समास किया जाता है। सुबंत का सुबंत के साथ विकल्प से समास किया जाता है, मतलब सुबंत को सुबंत के साथ एक किया जाता है, मिलाया जाता है। एक सुबंत का दूसरे सुबंत के साथ समास किया जाता है। उदाहरण इस केवल समास का देंगे आगे, भूतपूर्व ये उदाहरण दिया है। पहले ये कह रहे हैं कि समास जब हो जाता है तो जिनमें समास होता है उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। पूरे समुदाय की प्रत्यय के साथ प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। जैसे यही के उदाहरण का हम विचार करेंगे, पूर्वम भूतः पहले विद्यमान है, भूतपूर्व ये जो शब्द बनता है पूर्वम भूतः, तो इसमें विग्रह है पूर्व अम भूत सु। अब ये सब हमें देखना है, विग्रह किसे कहना है, ये क्या है, विचार करना है। अब ये पूर्व अम भूत सु, इसमें 2 पद है ना, तो इन पूरे पदों की ही प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। समास में पद की भी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। पूर्व अम भूत सु, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होनी चाहिए क्या? वैसे
अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से कहा गया है प्रत्ययांत की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती है। ये तो प्रत्ययांत है। जी। न प्रत्यय की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, न प्रत्यांत। न प्रत्यांत की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। जी। तो बाहर मत जा। पूर्व अम भूतसु, ये जो पूरा समुदाय है, इस पूरे समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। वैसे नहीं होनी चाहिए, जी। लेकिन कृत तद्धित समासाश्च सूत्र में पाणिनि जी ने समास पद का उच्चारण करके यह नियम किया है कि यदि समुदाय की पद संज्ञा प्रातिपदिक संज्ञा करनी हो तो समास की ही हो, अन्य की नहीं हो। नहीं तो वाक्य की भी प्रातिपदिक संज्ञा का प्रसंग आ जाता। तो समास जब हो जाता है तो प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। जी। समासत्वात् प्रातिपदिकत्वेन, समास होने से प्रातिपदिक संज्ञा होती है, जी। और प्रातिपदिक संज्ञा होने से सुपह लुक, सुप प्रत्यय का लुक हो जाता है। अब इसमें समास जहाँ होता है तो समास एक वृत्ति है। समास क्या है? वृत्ति है। ये वृत्ति क्या चीज है? जी। समास को आप वृत्ति कह रहे, वृत्ति यानी क्या? तो कह रहे परार्थाभिधानम वृत्ति ही। परार्थाभिधानम, पर अर्थ का कथन करना, अन्य अर्थ का कथन करना। जिन पदों में समास किया जा रहा है, जिन पदों में समास किया जा रहा है, उन पदों को कहते हैं समस्यमान पद। उन पदों को क्या कहते हैं? समस्यमान पद। जैसे राजनगस, राज्ञः एक पद है, पुरुषः ये दूसरा पद है। अब इस राज्ञः पद का अर्थ है राजा का संबंधी कोई पुरुष, राजा के संबंध का बोधन कर रहा है राज्ञः पद। पुरुषः यह जो पद है, यह प्रथमांत पद किसी पुरुषार्थ का बोधन कर रहा है। तो ये दोनों पद भिन्न भिन्न अर्थ का बोधन कर रहे हैं। राज्ञः पद का अर्थ भिन्न है, पुरुषः पद का अर्थ भिन्न है। लेकिन जब इन दोनों पदों में समास हो जाता है, दोनों पद मिल जाते हैं, समास होने पर जब राजपुरुष शब्द संपन्न निष्पन्न होता है, तो राजपुरुष शब्द का क्या अर्थ होता है? राजा का पुरुष, राजा के संबंधी पुरुष, राजा का पुरुष, ऐसा अर्थ होता है। अब इसमें बताइए, राजा का पुरुष यह अर्थ राज्ञः पद का है या पुरुषः पद का है? पुरुषः पद का। न पुरुषः पद का राजा का पुरुष ऐसा अर्थ है, न राज्ञः पद का राजा का पुरुष ऐसा अर्थ है। दोनों में से किसी भी एक पद का राजा का पुरुष ऐसा अर्थ नहीं है। इसका मतलब समस्यमान जो पद है उनका अर्थ नहीं है राजा का पुरुष। जिनमें समास किया जा रहा है उन पदों का स्वतंत्र अर्थ राजा का पुरुष नहीं है। इसलिए उन पदों के अर्थों की अपेक्षा से अतिरिक्त अर्थ, भिन्न अर्थ है राजा के संबंधी पुरुष। राजा के संबंधी पुरुष यह अर्थ राज्ञः पद का या पुरुष पद का है? दोनों पदों का नहीं है। ये पर अर्थ है, मतलब समस्यमान पदों के अपेक्षा से अन्य पद का यह अर्थ है, और इन अर्थ का कथन को ही वृत्ति कहते हैं। समस्यमान पदों के अर्थ के अपेक्षा से भिन्न अर्थ का कथन करना, इसी को ही वृत्ति ऐसा कहते हैं। राजपुरुष एक वृत्ति है। राजपुरुष क्या है? वृत्ति है। गुरुजी, अगर ऐसा सोचेंगे कि समस्यमान पदों से अन्य पद का अर्थ जो राजा का पुरुष अर्थ है, तो इसमें मतलब बहुव्रीहि समासी नहीं, अन्य पद का बहुव्रीहि होता है। मतलब बहुव्रीहि में क्या है, समस्यमान, आपने शंका तो सही की कि समस्यमान पदों के अर्थ की अपेक्षा से जहाँ अन्य पद का अर्थ ही प्रधान हो उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि राज्ञः पुरुषः, ये हम समास करने जा रहे हैं। यहाँ समास करने पर जब राज पुरुष यह बन रहा है, अर्थ हो रहा है राजा के संबंधी पुरुष। राजा के संबंधी पुरुष यह जो अर्थ है, यह अर्थ अन्य पद का वैसे नहीं है। देखा जाए तो इन्हीं दो पदों का मिलकर के वह अर्थ हो चुका है। दोनों पद मिलकर के एक अर्थ का बोधन करने जा रहे हैं। उत्तर पदार्थ प्रधान ही है यहाँ पर।
उत्तर षष्ठी तत्पुरुष समास है जी और तत्पुरुष समास में उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है, जी इसलिए पुरुष पद का अर्थ ही प्रधान है। लेकिन हमें प्रकृति में कहना यह था कि राजा का पुरुष यह अर्थ न राज्ञः पद का है न पुरुषः पद का है, अपितु राज पुरुष इस वृत्ति का है। जी जब वो मिल गया ना तब उसका अर्थ हो गया राजा के संबंधी पुरुष। अलग अलग जब है तब उनका वह अर्थ नहीं था, नहीं था। है ना। मतलब जब राज्ञः पद है अब पुरुष पद है तब इसे वृत्ति नहीं कहना है, जी क्योंकि ये दोनों स्वतंत्र स्वतंत्र किसी एक अर्थ का बोधन नहीं कर पा रहे हैं। जब वो दोनों मिल गए तो किसी एक अर्थ का बोधन किया उन्होंने। जी तो एक अर्थ का बोधन करना, परार्थ का अर्थ वैसे ही होता है, एक अर्थ, एक विशिष्ट अर्थ का बोधन। किस अर्थ का बोधन? एक विशिष्ट अर्थ का बोधन। विशिष्ट इसलिए कह रहे हैं कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पदों का जो अर्थ होता है उसको मिल करके वह समस्त पद, जी देखो पद दो है, एक समस्यमान पद जी और दूसरा होता है समस्त पद। समस्त समस्यमान पद 2 3 4 जितने हो सकते हैं, एक की अपेक्षा से अधिक जी समस्यमान पद, जी और समस्त पद एक है, एक ही रहे। है ना, समस्त पद। जी तो राज्ञः पुरुषः ये समस्यमान पद है, जी जिनमें समास किया जा रहा है उन पदों को क्या कहेंगे? समस्यमान पद। समस्यमान पद। जी और जब ये राजपुरुष बना जी तो इसको कहते हैं समस्त पद। जिसमें समास हो चुका है उसको समस्त कहेंगे, और समास होने से पहले जो दो आए हैं सामने उनको कहते हैं समस्यमान पद। वो क्या है? समस्यमान पद है। तो समस्यमान जो पद होते हैं उनका अर्थ दोनों का मिलकर के नहीं रहता है। जी उनका पहले पद का अर्थ पहला होता है, दूसरे पद का अर्थ दूसरा होता है, अलग है दोनों का अर्थ। बाद में वो मिलकर के एक हो जाएंगे, जी पहले अलग है। कहते हैं ना कि ये अमुक कुल की अमुक की कन्या है, अमुक गांव की है, अमुक की नाथ है, अमुक की पुत्री है, ये होता है। और ये वर जो है वो अमुक का पुत्र है, अमुक कुल का है, अमुक इसका सरनेम है, ऐसा ही है। दोनों जब विवाह होना है उससे पहले दोनों का अलग अलग परिचय रहता है, जी रहता है कि नहीं? दोनों अलग अलग परिचय के होते हैं। ये अपना परिचय अलग देती है, वो अपना परिचय अलग देता है। लेकिन जब विवाह हो जाता है अब दोनों का परिचय अलग कहा रहा, एक ही हो गया। अब दोनों का परिचय एक ही है। जी उसको भी पूछो कि भाई तुम्हारा सरनेम क्या है, वो वही बताएगी जो पति का सरनेम है। जी और उसका अपना नाम क्या है वो वही पति के नाम के साथ जोड़ देगी। जी तो वो हो गया, अब एक हो गए, समस्त हो गया। विवाहित होना, समस्त होना। और विवाह होने से पहले जो दो रहते वो अलग अलग है अभी। जी तो एक तरह से ये विवाह की ही पद्धति के हिसाब से दो पद मिलकर के एक हो जाते हैं। तो दो पदों का मिलकर के जब एक पद होना है तो वो वृत्ति बन जाती है, क्योंकि वो एक विशिष्ट अर्थ का बोधन करती है। विशिष्ट पद एक वृत्ति बनी, या जो दोनों पद मिलकर के एक पद बना वह पद क्या करता है? विशिष्ट अर्थ का बोधन करता है। दोनों को मिल करके एक अर्थ का वो बोधन करता है, ऐसा है ना। तो इसलिए वृत्ति शब्द का अर्थ होता है पर अर्थ का कथन करना। परार्थ मतलब समस्यमान पदार्थों के अपेक्षा से भिन्न अर्थ का जो कथन करने वाली हो। जी समस्यमान पदों के अर्थ की अपेक्षा से भिन्न अर्थ का जो कथन करने वाली हो। जी तो समस्यमान पदों का क्या अर्थ था जिसकी अपेक्षा से समस्त पद भिन्न अर्थ का बोधन करता है, यदि शंका हो जी तो समस्यमान पद है राज्ञः और पुरुषः। जी राज्ञः पद का अर्थ राजा का यह है, पुरुष पद का अर्थ पुरुष है। तो ये जो समस्यमान पद है इनका अर्थ अलग अलग है, राजा का और पुरुष, दोनों पदों का अलग अलग अर्थ है। लेकिन उनको जब मिलाया गया तब अब राजा संबंधी पुरुष ऐसा हो गया। एक लोटे में दूध है और पास में ही एक कटोरे में चीनी रखी हुई है। चीनी अलग है, दूध अलग है कि नहीं? अलग है। चीनी में जितनी मिठास है वो उतनी वो दूध में नहीं है, दूध में जितनी पुष्टि वो चीनी में नहीं है, अलग अलग है। लेकिन अब उसी कटोरी को उठा करके दूध में डाल दिया, दूध में डाल दिया, वो दूध में घुल गई चीनी, अब क्या हो गई? एक हो गई। अब वो एक हो गई। अब जो मिठास थी वो चीनी की, वो उसके साथ दूध की ही मिठास हो गई, और दूध की जो पुष्टि थी वो चीनी में आ गई, चीनी की मिठास दूध में चली गई, दोनों एक हो गए। समस्त हो जाना मतलब इस प्रकार से घुल मिल जाना, एक हो जाना। तो जब एक हो जाते हैं तो दोनों पदों का अर्थ
एक पद का अर्थ हो जाता है, जी, क्योंकि दोनों अलग नहीं रहे ना अभी। जी, तो यह जो भिन्न अर्थ का कथन करना है, पहले जो स्वतंत्र स्वतंत्र अर्थ थे उसकी अपेक्षा से दोनों के अर्थों को मिल करके एक अर्थ का कथन करना, दोनों के अर्थ को मिल करके एक एक अर्थ अर्थ, का कथन दोनों के करना। कौन दोनों? समस्यमान हाँ, पद। जिनमें आप समास करने जा रहे थे जी। उन दोनों पदार्थों को मिल करके जी, एक अर्थ का कथन करना, इसी को वृत्ति कहते हैं। या ये अर्थ का कथन करने वाली जो हो उसे कहते हैं वृत्ति। इसलिए राजपुरुषः ये वृत्ति है। जी, राजपुरुष क्या है? वृत्ति वृत्ति है। और राज्ञः पुरुषः ये ये समस्यमान पद है, राज्ञः पुरुषः समस्यमान पद है, पद है। राज पुरुषः ये वृत्ति। वृत्ति है, जी। समस्त पद को ही वृत्ति कहेंगे। ये वृत्ति है। वृत्ति में विशिष्ट अर्थ का कथन होता है। जी, समस्यमान पद तो अपने अपने अर्थ को लेकर के चलते हैं, जी, मिलने पर एक ही अर्थ का कथन होता है। जी, जो वृत्तियां है वो वृत्तियां कुल कितनी है? ये जो अभी आपको समास वृत्ति कही, जी, लेकिन व्याकरण शास्त्र में केवल समासी वृत्ति ऐसी नहीं है, जी, और 4 वृत्तियां अतिरिक्त है समास से। कुल 5 वृत्ति है समास में, व्याकरण शास्त्र में कुल 5 पांच वृत्तियां हैं। कौन सी 5 वृत्तियां है? कृत तद्धित समासैक शेष सनाद्यंत धातु रूपाः पंचवृत्तयः। कृत तद्धित समास एक शेष और सनाद्यंत धातु, संक्यच काम्यच क्यंक्यशो आचार पिपणिज यंगौ तथा यगाय इयं णिंग चेति द्वादशामी सनादयः। जो सनादि द्वादश प्रत्यय है, उन द्वादश प्रत्यांत जो धातु है, जी, द्वादश प्रत्यांत जो धातु धातु है, उनको भी वृत्ति कहते हैं। कृदंत भी एक वृत्ति है, तद्धितांत भी एक वृत्ति है। समासांत भी क्या है? समासांत क्या? समास भी एक वृत्ति है। एक शेष भी एक वृत्ति है। कृदंत वृत्ति देखो, कुंभम करोति थी कुंभकारः, कुंभकार, ये है कृदंत है। इसको कृदंत भी कह सकते हैं, समास भी हो चुका है यहाँ पर, दोनों वृत्तियां हैं। कुंभकार शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा समास होने से भी है, कृदंत होने से भी है। तो कुंभम करोति, कुंभकारः, ये जो बनता है ये कृदंत वृत्ति है। क्योंकि यहाँ कुंभ शब्द का अर्थ तो केवल घड़ा है, क्री धातु का अर्थ करना है, अन प्रत्यय का अर्थ करता है, तो करने वाला। क्री शब्द से अन प्रत्यय करने पर कार शब्द बनता है, कार शब्द का अर्थ है करने वाला। कुंभ शब्द का अर्थ है घड़े को, कार शब्द का अर्थ है करने वाला, घड़े को बनाने वाला। अब कुंभंगस, इसका अर्थ केवल घड़े को, इतना ही अर्थ बन रहा है, और कार शब्द का अर्थ है बनाने वाला। तो कुंभ शब्द का अर्थ घड़े को, कार शब्द का अर्थ बनाने वाला, अलग अलग है। लेकिन जब दोनों मिल गए, कुंभकार शब्द बन गया, उसका अर्थ होता है घड़े को बनाने वाला। मिल करके दोनों एक हो गए, ये वृत्ति हो गई। कृदंत वृत्ति इसे कहेंगे। ये क्या हो गई? कृदंत वृत्ति। अब जितने जहाँ है वो पीछे हम लोगों ने पूर्व कृदंत उत्तर कृदंत देखे, वो सब वृत्ति है। जितने उदाहरण उसमें दिए थे, चाहे भाव में प्रत्यय हो, चाहे कर्ता में प्रत्यय हो, चाहे कर्म में और अन्य भी कारकों में प्रत्यय हो, उन सबको वृत्ति कहेंगे। और जहाँ वृत्ति होता है, वृत्ति है, वहाँ पर उसके अर्थ का बोधन करने वाला एक वाक्य होता है, जिसे विग्रह वाक्य कहते हैं, वह भी सब जगह रहेगा। जो वृत्ति होगी वहाँ विग्रह वाक्य। जैसे आपको ये समास भी एक वृत्ति है कि नहीं है? समास भी क्या है? वृत्ति है। समास को कहेंगे, समास में भी समास है, समास शब्द में भी क्या हो चुका है? समास हो चुका है। सम इस अव्यय का आस इस कृदंत के साथ समास हो चुका है। सम सनम समास, ऐसा हम करते हैं। इसमें सम उपसर्ग पूर्वक असुक्षेपणे धातु से घय करेंगे, आस बनेगा। आस बनने पर उसका सम के साथ समास होगा। आस इस कृदंत का सम के साथ समास होगा। जो करो आप, उसमें ये जो है गति कारक उपपदानाम कृद्भि स समासवचनम प्राग सुबुत्पत्ते है। गति संज्ञा तो इसकी है सम की, इसके साथ आस इस कृदंत का समास हो जाता है।
तो समास शब्द भी एक समास वृत्ति है। समास शब्द में भी क्या है? एक समास वृत्ति है। वृत्ति है तो उसका विग्रह वाक्य होता है समसनम। समसनम समास। ये क्या है? समास इस समस्त पद की वृत्ति। समस्त पद का विग्रह वाक्य है। जी। समसनम क्या है? विग्रह वाक्य। समास। यह जो समस्त पद है जी। इसका विग्रह विग्रह वाक्य। वाक्य है समसनम। तो कृदंत वृत्ति है, तद्धितांत वृत्ति है, तद्धित प्रत्ययांत वृत्ति। वासुदेवः, वसुदेवस्यापत्यम वासुदेवः। कार्तिकेयः, कार्तिकेय तो है उसमें, ये क्या एक कहना है, कार्ष्णिः ऐसा आएगा। कृष्णस्यापत्यम कार्ष्णिः। षडाननः, जी। ये तो इसमें ये बन जाएगा, ये तो समास वृत्ति बन जाएगी। कौन्तेय। इसमें ये था षण्मातुरः। षण्मातुरः। कार्तिकेय भगवान के लिए क्या कहा? षण्मातुरः। षण्मातुरः। षण्णाम मातॄणाम अपत्यम षण्मातुरः। षण्मातुरः। ये तद्धित वृत्ति है। जी। तद्धित वृत्ति है तो इनका भी विग्रह वाक्य रहेगा। जी। वृत्ति मतलब दो पद मिल करके बना हुआ है या प्रत्यय जुड़ करके वो कोई शब्द बन चुका है, तो उसके अर्थ को अभिव्यक्त करने वाला कोई वाक्य चाहिए। वृत्ति के अर्थ को प्रकट करने वाला कोई वाक्य आवश्यक होता है। जी। उस वाक्य को विग्रह वाक्य अभी कहेंगे, बताएंगे। जी। तो एक कृदंत वृत्ति हो गई, दूसरी तद्धितांत वृत्ति, तीसरी है समास वृत्ति। समास वृत्ति के बारे में अभी आपको बता चुके हैं। राजपुरुषः, इसमें कौन सी वृत्ति है? समास वृत्ति है। चतुर्थ वृत्ति एक शेष। एक शेष मतलब वहां पर क्या होता है, दोनों में से एक शेष रह जाता है। रामौ, ये क्या एक शेष है? रामश्च रामश्च इति रामौ, रामश्च रामश्च, ये उसका विग्रह बन जाता है। अथवा क्या है? माता च पिता च इति पितरौ, माता च पिता च पितरौ। जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। क्या है शुरुआत? क्या है? वागर्थाविव संपृक्तौ। वागर्थाविव संपृक्तौ। वागर्थ प्रतिपत्तये। प्रतिपत्तये। जगतौ जगतां पितरौ वंदे। जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। पितरौ, पितरौ का अर्थ है माता च पिता च पितरौ। माता और पिता दोनों को हम नमस्कार करते हैं। एक शेष है, दोनों में से एक शेष रह जाता है। भ्राता च भगिनी च इति भ्रातरौ, ऐसे हो जाता है। श्वशुरश्च श्वश्रुः च श्वशुरौ। श्वशुर को जानते हैं? श्वशुर यानी कौन होते हैं? कौन है? मेरे पत्नी का पिता, मेरा ससुर है। सास और ससुर, पत्नी के माता पिता को सास ससुर कहते हैं। उनमें श्वशुर शेष रह जाता है। श्वश्रुः च श्वशुरश्चेति श्वशुरौ, ऐसे है। एक शेष वृत्ति है। पंचम वृत्ति सनाद्यंत धातु रूपा वृत्ति। गोपायति, जैसे आय प्रत्यांत है ना, और भी जितना है पी पठिष्यति। हाँ, पठितुम इच्छति पी पठिष्यति, ऐसा है। यंग प्रत्यांत है। वृषम गच्छति जंगम्यते। वारम वारम अतिशयिनवा गच्छति इति जंगम्यते, यंग अंत वृत्ति है। नाम धातु है, वो भी है। आत्मनः पुत्रम इच्छति पुत्र कामयति पुत्रीयति। आत्मनः पुत्रम इच्छति पुत्रीयति। ये सनाद्यंत धातु रूपा ऐसे 5 वृत्तियां हो गई। पंचवृत्तयः। अब ये जो वृत्ति है, इस वृत्ति के अर्थ को वृत्ति के अर्थ का कथन करने वाला जो वाक्य विशेष हो उसे विग्रह वाक्य कहते हैं। वृत्ति के अर्थ को कहने वाले वाक्य को विग्रह वाक्य कहते हैं। वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रहः, ऐसा वाक्य आया। ये वृत्ति के अर्थ का बोधक जो वाक्य है उसे विग्रह वाक्य कहते हैं। देखिए, राजपुरुषः ये वृत्ति है, समास वृत्ति है। राजपुरुषः, इस वृत्ति के अर्थ का बोधन करने वाला वाक्य कौन सा है? राजपुरुष एक समास वृत्ति है। इस समास वृत्ति के अर्थ का प्रकाशक वाक्य कौन सा है? राज्ञः पुरुषः। वृत्ति के अर्थ का बोधक वाक्य कौन सा है? राज्ञः पुरुषः। इसको कहते हैं विग्रह वाक्य।
उसको क्या कहते हैं? विग्रह। विग्रह। जैसे ये संधि जहाँ होती ना, जहाँ संधि होती है वहाँ पर पदच्छेद होता है। संधि और विच्छेद, पदच्छेद नहीं विच्छेद, संधि विच्छेद। देवालय, इसमें क्या विच्छेद है? देवधन आलय। देवधन आलय देवालय। शुद्ध्युपास्य सुधीधन उपास्य। उपास्य, ऐसे ही हो जाता है, इसका विच्छेद है ये। तो वैसे जब समास हो जाता है तो उसका जब पदों को अलग अलग करके लिखा जाता है उसे विग्रह वाक्य कहेंगे। पदों को अलग अलग रखो उसे विग्रह वाक्य कहेंगे। तो ये वृत्ति के अर्थ का प्रकाशन करने वाला जो वाक्य है, समास आदि वृत्ति जो 5 प्रकार की हो गई, उनके अर्थ का बोधक जो वाक्य है उस वाक्य को विग्रह वाक्य कहेंगे। वह विग्रह वाक्य 2 प्रकार का है। सच लौकिको लौकिकश्चेति द्विधा। वह जो विग्रह वाक्य है लौकिक और अलौकिक भेद से, इस भेद से 2 प्रकार का है। द्विधा, 2 प्रकार का है वो विग्रह वाक्य। लोक में जिसका प्रयोग होता है उसे लौकिक कहेंगे, और जिसका लोक में प्रयोग नहीं होता है, पठन पाठन के समय में ही जिसका प्रयोग किया जाता है, उस विग्रह वाक्य को कहते हैं अलौकिक विग्रह वाक्य। ऐसे 2 प्रकार के विग्रह वाक्य हैं। जैसे उदाहरण हम देख रहे थे केवल समास का, पूर्वम भूतः, पूर्वम भूतः। अब इसमें भूतपूर्व ये हमें समास करना है। क्या समास करना है? भूतपूर्व समास करना है। अब इस भूतपूर्व इस समास वृत्ति का प्रकाशक विग्रह वाक्य है पूर्वम भूतः। क्या विग्रह वाक्य है? पूर्वम भूतः। तत्र मतलब उन दोनों विग्रह वाक्य में प्रथम लौकिक विग्रह, जैसे क्या है? पूर्वम भूत इति लौकिकः। पूर्वम भूत ये कौन सा विग्रह वाक्य है? लौकिक विग्रह वाक्य है। इसी को आप कहेंगे राजपुरुष शब्द का क्या अर्थ है? राज्ञः पुरुषः, क्या अर्थ होता है कि नहीं इसका? होता है। पीताम्बर शब्द का क्या अर्थ है? पीतमंबरम यस्य, ये उसका अर्थ है। संज्ञा परिभाषम का क्या अर्थ है? संज्ञा च परिभाषा च आसाम समाहारः, संज्ञा परिभाषा। तो ये जो वृत्तियां है उनके अर्थ का प्रकाशन करने वाला जो वाक्य है। गणेश, इसका क्या अर्थ है? गणानाम ईशः गणेशः। महेशः शब्द का क्या अर्थ है? महान च असौ ईश्वरश्च, ओ बहुत बड़े जो ईश्वर हो, महान ईश्वर हो, छोटे मोटे ईश्वर नहीं। हाँ, ये समास है। महेशः गणेशः सुरेशः, सुराणाम ईशः सुरेशः, ऐसे होता है। देवेश, देवानाम ईशः देवेशः। दिनेशः, देवानाम ईश मतलब देवों का जो, देवताओं का जो राजा है, देवेश। देवेश कहेंगे। नरेंद्र, नराणाम इंद्रः नरेंद्रः। वृंदावनम, वृंदानाम वनम वृंदावनम। ऋषिकेशः, ऋषिकानाम ईशः ऋषिकेशः। ऋषि नाम केश ऋषिकेशः, जैसे है प्रसिद्ध है भले ही। मतलब शब्द ऋषिकेश प्रयुक्त करते हैं। ऋषिकेश भगवान, जो कोई कहते हैं इसका नाम ऋषिकेश है। ऋषिकेश भगवान का नाम है। ऋषि का नाम ईशः, जो इंद्रियों के स्वामी हो, ऋषिकेश कहते हैं। ये जो होते हैं ये विग्रह वाक्य होते हैं। नंद किशोर शब्द है, क्या अर्थ है इसका? जो आनंद। नंदस्य किशोर, नंद किशोर, नंद के जो बालक है उसके नंद किशोर कहते हैं। नंद, नंद आनंद इति नंदः, जो सब प्रजा को आनंद प्रदान करने वाले उसे नंद कहते हैं। और उस नंद का जो किशोर हो, बालक हो, उसे नंद किशोर ऐसा कहते हैं। अजय, इसमें भी समास है। अजय ये जो होता है, क्या समास होता है? जी धातु से एरच सूत्र से क्या होता है? अच प्रत्यय होता है, तो जय शब्द बनता है। जय तो वो तो होता है वैसे किसमें? भाव में। लेकिन आप हमको ये करना है कर्ता भिन्न कारक कर्म में हम करेंगे। जीयते इति जयः, जिसको जीता जाता है, जिसको जीता जाता है, जिसको परास्त किया जाता है उसे कहते जय।
और न जयः इति अजयः। अजयः, जिसको कोई जीत नहीं सकता है उसे कहते हैं अजय। ये समास है, समस्त पद जिसको है। कोई जीत नहीं सकता हाँ, जिसको जीता नहीं जा सकता है उसे अजय न कहेंगे, अजय ऐसा की है। है, अजय। दूसरा भी अर्थ हो सकता है अविद्यमान जयः विजयः यस्य स अजयः, जिसका कभी विजय होता ही ना हो उसे अजय कहेंगे। समास है, ऐसा है, ये ठीक है। हाँ? अरे भाई, आपका तो नंदस से किशोर उन्होंने समर्थन किया। वृत्ति के अर्थ का प्रकाशक जो वाक्य है उसे विग्रह विग्रह वाक्य, वाक्य। पूर्वम भूतः जी। इति, पूर्व ये भूत। विग्रह वाक्य है, लौकिक विग्रह वाक्य से कहेंगे। हाँ, जी। ये होना चाहिए। समास में बहुत मजा आएगा जब आपको समास खोलने लग जाओगे ना, तो जी। कई कई एक एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो तब बहुत आनंद आता है। एक ही शब्द पर आपको बोलना है तो एक ही शब्द पर आप बोल सकते हो कई घंटे 2 घंटे तक, अच्छा, समास जब आ जाए तब, ऐसा है। अब एक बार उसको भी हम लोग विचार करें, जो शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परम, ब्रह्म विचार सार परम, जी। उसके अर्थ एक बार करना है, विचार करना है। लिखिए 50-51 अर्थ लिखिए, तो उसके अलग अर्थ करने हैं। समास में होते हैं, समास यदि करेंगे तो अलग अलग कई कई प्रकार के अर्थ आप कर सकते हैं। इसे देखते हैं। क्या ये लौकिक विग्रह वाक्य है? ये जी। अब सागर जो है ये कोई समस्त पद नहीं है, ये वृत्ति है। सागर क्या है? वृत्ति है, लेकिन यह है तद्धित वृत्ति। वैसे इसमें भी समास भी है, गरेन सह वर्तते सागर सगरः, सगर। गरेन सह जातः इति सगरः। गर यानी होता है जहर, जहर के साथ जो पैदा हुआ हो उसे सगर कहते हैं। फिर नहीं, तेरे पापा की बात है अभी। गरेन सह वर्तते सगरः तस्य अपत्यम सागर। सगर शब्द पहले बनेगा, उसका अपत्य होता है सागर। सागर ये तद्धित वृत्ति है, और उसके पहले सगर जो था ना वो समास वृत्ति थी। गरेन सह वर्तते सगरः, सगर एक राजा हो गए ना। जी। हाँ, तो जो गर्भ में जब थे तभी उनके माता को जहर खिलाया गया था, ये बालक इसका मर जाए इसलिए। लेकिन वो इतने तेजस्वी थे कि वो जहर के साथ पैदा हो गए, जहर उनका कोई बिगाड़ नहीं पाया। उनका नाम हो गया सगर। तस्यापत्यम सागर। सागर के पुत्रों ने इस समुद्र को खोदा था, इसलिए समुद्र को सागर शब्द से कहते हैं। सागर, सागर। इसमें कौन सी वृत्ति है? तद्धित वृत्ति। तद्धित वृत्ति है, सागर। तो ये पूर्वम भूतः इति लौकिकः, ये लौकिक विग्रह वाक्य है। अब इसमें अलौकिक विग्रह वाक्य कैसा है? कहते पूर्वम भूतसु इति अलौकिकः, पूर्वम भूतसु, ये अलौकिक विग्रह वाक्य है। अब जब समास आदि की प्रक्रिया देखनी होती है ना, हम लोग जब करते तो इसी प्रकार से उसको तोड़ करके की जाती है। पूर्वम भूतसु, इसकी संपूर्ण समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा होगी। पूर्वम भूतसु इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। किस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा होगी? कृतद्धित समासाष्ट, इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा होगी पूरे समुदाय की। पूर्वम भूतसु, सबकी प्रातिपदिक संज्ञा। अब प्रातिपदिक संज्ञा होने से क्या होता है? ऊपर लिखा था देखो, प्रातिपदिकत्वेन सुपो लुक। प्रातिपदिक संज्ञा होने से सुप का लुक हो जाता है। प्रातिपदिक संज्ञा होने का और सुप का लुक होने का क्या मतलब है? क्यों लुक होता है प्रातिपदिक संज्ञा होने से? सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, धातु और प्रातिपदिक का अवयव जो सुप है, उस सुप प्रत्यय का लुक हो। जो धातु का अवयव हो, आत्मन पुत्रम इच्छति, पुत्र अम क्यच, धातु का अवयव है अम, उसका लुक हो जाता है, आदर्शन हो जाता है। और जो प्रातिपदिक का अवयव है, ऐसे सुप का भी लुक हो जाता है। तो यहाँ पूर्व अम भूतसु, ये अम और सु क्या है? ये प्रातिपदिक का अवयव है। अम और सु क्या? ये प्रत्यय प्रातिपदिक के अवयव है। प्रातिपदिक के अवयव होने के कारण से इनके सुप का लुक हो जाता है। अम और सु का लुक हो जाएगा, लुक आदर्शन हो जाएगा। फिर बाकी रह जाएगा पूर्व भूत, ऐसा रह गया है ना। पूर्व भूत रह गया। अब इसकी प्रातिपदिक संज्ञा फिर भी है एकदेश विकृतम अनन्यवत से, सीधा ही पूर्व भूतः ऐसा बनना चाहिए, पूर्व भूत ही होना चाहिए। लेकिन समास में यह भी विचार किया जाता है कि पहले प्रयोग किसका किया जाए। जैसे राजसूय याग हुआ
तो वहाँ पर ये विचार हुआ ना कि अग्र पूजा किसकी की जाए। पूजा सबकी करनी है, लेकिन प्रथम पूजा किसकी करनी है, ये होता है। पहला सम्मान किसका किया जाए, सबसे पहले स्वागत करना है, सम्मान करना है, माला चढ़ाने तो सबसे पहले किसको चढ़ानी है, ये होता है। जो कथाकार होते हैं उनके गले में पहले माला डालते हैं, फिर बाकी में सत्कार चलता रहता है, प्रधान वो रहते हैं। तो यहाँ भी समास में भी पहले प्रयोग किस पद का हो इसका विचार होता है। जिसकी उपसर्जन संज्ञा होगी उसका पहले प्रयोग होगा। उपसर्जन संज्ञा किसकी होगी ये सब विचार हम आगे देखने वाले हैं। तो उपसर्जन संज्ञा करने वाला सूत्र यह कहता है कि समास विधायक शास्त्र में जो प्रथमांत हो, समास विधायक शास्त्र में जो प्रथमा से निर्दिष्ट हो उसकी उपसर्जन संज्ञा हो। पूर्व अम भूतसु ये जो समास है, इस समास को कौन सा समास कहेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे या द्वंद्व समास कहेंगे या बेभाव समास कहेंगे, और क्या है, या द्वंद्व समास कहेंगे, कर्मधारय कहेंगे, द्विगु कहेंगे, कौन सा समास है? केवल समास। ये कोई विशेष संज्ञा वाला समास नहीं है, केवल। हाँ, इसे तत्पुरुष समास भी नहीं कह सकते हैं, इसे बहुरी समास भी नहीं कह सकते हैं, इसे द्वंद्व समास भी नहीं कह सकते हैं, अव्ययभाव समास भी नहीं है, ये केवल समास है। ठीक है, इस समास का विधायक शास्त्र कौन सा है? पूर्व अम भूतसु या समास का विधान किस सूत्र ने किया? सहसुपा। सहसुपा। यह जो शास्त्र है इस शास्त्र को कहते हैं समास विधायक शास्त्र। और ये जो समास विधायक शास्त्र है, इस समास विधायक शास्त्र में प्रथमा निर्दिष्ट कौन है? सहपद। सहपद है। सह प्रथमा निर्दिष्ट कौन है इसमें सूत्र में? सह नहीं, सह तो अव्यय है, वो कोई उसका समास थोड़ी किया जा रहा है। सुप है, सुप। सुप तो तृतीयांत नहीं, एक सुपा तो तृतीयांत है, ऊपर से एक पद आ रहा है ना, सुप। वृत्ति में क्या लिखा है? सुप सुपा सहवा समस्यते। एक सुप पद ऊपर से आ रहा है, जैसे वृत्ति में नहीं देखना है समास विधायक शास्त्र में प्रथमांत कौन है, लेकिन यहाँ इस सूत्र में ऊपर से पद आ रहा है ना, वो ऊपर वाला पद जुड़ करके सूत्र का अर्थ होता है ना। सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरात् अनुवर्तनीयम सर्वत्र, ये है। तो ऊपर से सुप की अनुवृत्ति आ रही है, वही प्रथमांत है। इसका मतलब सुबंत जो हो उस सुबंत का ही पहले प्रयोग होना चाहिए, सुबंत का ही पहले प्रयोग होना चाहिए, जो सुबंत होगा उसका पहले प्रयोग हो जाए, सुबंत का पहले प्रयोग हो, यह है। सुबंत कौन है इसमें? पूर्व अम ये सुबंत या भूतसु सुबंत है, दोनों में से सुबंत कौन है? दोनों ही सुबंत है। दोनों भी सुबंत है। तो फिर यहाँ प्रथम प्रयोग किसका किया जाए इसका कोई निर्णय नहीं है। प्रथम उच्चारण किसका किया जाए इसका कोई निर्णय नहीं है। तो ये यहाँ पर कहते हैं कि नहीं, पहले प्रयोग भूत का ही करना है। पूर्व भूत में पहले प्रयोग किसका करना है? भूत का करना है। उच्चारण पहले भूत पद का करना है। ऐसा क्यों? सुबंत तो भूत भी है और सुबंत तो पूर्व भी है, तो इसमें तो एक पर्याय होना चाहिए, अर्थात कभी भूत का पहले प्रयोग होना चाहिए, कभी पूर्व का पहले प्रयोग होना चाहिए। भूत पूर्व अथवा पूर्व भूत दोनों भी होना चाहिए। अर्थ कामो अथवा कामार्थ होता है ना, उसमें है कि अर्थ कामादि शब्दों में पहले किसका प्रयोग करना है उसका कोई निर्णय नहीं है, किसी का भी पहले प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ जब दोनों की उपसर्जन संज्ञा हो रही है तो कभी इसका पहले प्रयोग हो, कभी उसका पहले प्रयोग हो। तो ये शंका होने पर यहाँ कहते हैं कि नहीं, या भूत शब्द का ही पहले प्रयोग करना है। भूतपूर्व ऐसा बनेगा, क्या बनेगा? भूतपूर्व। पूर्वम भूतः भूतपूर्वः। किंतु उसका भूत शब्द का पहले प्रयोग क्यों? तो कहते हैं कि पाणिनि जी का एक सूत्र है, भूतपूर्वे चरठ। भूतपूर्वे चरठ, पहले विद्यमान, इस अर्थ में चरठ प्रत्यय होता है। पाणिनि जी ने क्या प्रत्यय का विधान किया है? चरठ। दृष्ट चरः, पूर्वम दृष्टः दृष्ट चरः, ऐसे ही होता है। श्रुत चरः, जिसको हमने पहले सुना है उसे क्या कहेंगे? श्रुत चर कहेंगे। चरठ प्रत्यय होता है, चरठ भूतपूर्व अर्थ में। पहले हमने इसको देखा है, दृष्ट चर, श्रुत चर, पीत चर, हमने पहले इसको पिया है।
ऐसे ये सूत्र में पाणिनि जी ने भूत शब्द का पहले प्रयोग किया है, भूत पूर्वे, भूत शब्द का पहले प्रयोग किया है कि नहीं? तो ये निर्देश होने के कारण से इस प्रकार से पाणिनि जी के द्वारा भूत शब्द का ही पहले उच्चारण होने से पूर्व निपातः, पहले प्रयोग किसका होगा? भूत शब्द का ही पहले प्रयोग होगा। अब आगे और एक उदाहरण इसका दे रहे केवल समास का, जो अभी हम लोग जिस श्लोक के बारे में बोले थे, रघुवंश का मंगलाचरण जो है रघुवंशम का, वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो वागर्थौ इव, वाक्च अर्थश्च वागर्थौ, यहाँ भी एक समास हो चुका है। वाक्च अर्थश्चेति वागर्थौ, यह है इतरेतर द्वंद्व। अब इस वागर्थौ, इसका इव के साथ समास, वागर्थौ का क्या हो रहा है? इव के साथ समास किया जा रहा है। अब जब इव के साथ समास होगा तो इसका अलौकिक विग्रह वाक्य कैसे होगा? वागर्थ औ इव, वागर्थ औ इव। अव्यय होते हैं, उनसे परे विभक्ति नहीं लिखी जाती है, विभक्ति का उनसे परे हमेशा लुक रहता है, विभक्ति नहीं रहेगी अलौकिक विग्रह वाक्य में भी। वागर्थ औ इव, यह है अलौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह क्या है इसका? वागर्थौ इव, यह है लौकिक विग्रह, और अलौकिक विग्रह है वागर्थ औ इव, ये अलौकिक विग्रह है। अब इसमें समास होगा। अब इसमें समास किस सूत्र से होगा? सहसुपा, इस सूत्र से समास होना चाहिए। लेकिन सहसुपा इस सूत्र से यदि समास करेंगे तो समास विधायक शास्त्र में प्रथमा निर्दिष्ट है सुप, मतलब सुबंत, सुबंत का पहले प्रयोग हो। सूत्र में जो प्रथमा निर्दिष्ट होता है समास विधायक सूत्र में, तो उसका पहले प्रयोग होता है, क्योंकि उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है, इसलिए क्या है? सुबंत का पहले प्रयोग होगा। तो यह वागर्थौ सुबंत है या इव सुबंत है? वागर्थ, दोनों भी सुबंत है, इव भी सुबंत है, वागर्थौ भी सुबंत है। सुबंत है, अव्यय है तो क्या सुबंत नहीं है? फिर वही आना पड़ता है, पत्नी मर गई तो गृहस्थ नहीं है। हाँ, तो इव यह सुबंत है, वागर्थौ इव, दोनों भी सुबंत है। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा विलुप्त हो गया, थोड़ा सा। हाँ, तो क्यों बाहर घूमता है? वागर्थ जैसे है। हाँ, ये नहीं समझा कैसे बोले कि अव्यय से परे विभक्ति का। इव एक अव्यय है ना, जैसे हमने राजन गस पुरुषसु, दोनों पदों की बात विभक्ति लिखी कि नहीं? राजन गस पुरुषसु, यहाँ भी देखो पूर्व अम भूतसु, भूतसु, दोनों पदों, दोनों शब्दों के बाद में विभक्ति दिखाई दे रही कि नहीं? ऐसे यहाँ पर भी ऐसी विभक्ति दिखाई देनी चाहिए, वागर्थ औ इव से परे विभक्ति कोई हो, रहनी चाहिए कि नहीं? रहनी चाहिए, किंतु इव अव्यय है और अव्यय से परे विभक्ति का लुक हो जाता है, अव्ययादाप सुपह सूत्र से लुक हो जाता है, इसलिए वो अकेला ही घूमता है अव्यय जो होता है। अब क्योंकि अब उसके साथ कोई रहा ही नहीं, तो इसलिए वागर्थ औ इव। अब यहाँ समास जो होगा, सहसुपा सूत्र से यदि समास करेंगे तो फिर वागर्थ का भी पहले प्रयोग होना चाहिए और कभी इव का भी पहले प्रयोग होना चाहिए, दोनों में से किसी का भी पहले प्रयोग हो, ऐसी आपत्ति आएगी, क्योंकि दोनों की उपसर्जन संज्ञा है। तो इसलिए कहते हैं कि ये वार्तिककार यहाँ पर इनके समास का विधायक ये वार्तिक लिख रहे हैं, जिससे कि इव शब्द का पहले प्रयोग ना हो, इसलिए वार्तिक लिखा है। सहसुपा सूत्रस्थ वार्तिक है, ये वार्तिक ही यहाँ पर समास विधायक शास्त्र है, ये समास का विधान कर रहा है। इवेन समासो विभक्त्यलोपश्च, इवेन समासो विभक्त्यलोपश्च, इवेन समासः, इवेन ये तृतीया का एक वचन है। इव यद्यपि अव्यय है, अव्यय है तो उसका तृतीया का एक वचन इवेन बनेगा, इव शब्द कैसे चलेगा? इव 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 इव, ये क्या? अकारांत इव, इव 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 क्या है? ये कोई प्रथमा होती है? अव्यय है ना, उससे परे लुक हो जाएगा। इव
वो चलता नहीं है, फिर बस चलता सु नहीं, हाँ। विभक्ति आ जाती है, उसका लुक हो जाता है, आगे वाली विभक्ति होने का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ तो यहाँ तो इवेन लिख दिया है, हाँ इवेन कैसे लिखा? हाँ इवह इवौ इवाहा इवम इवौ इवान इवेन, इवेन कैसे लिखा? ये है कि ये जब इसका अर्थ विवक्षित होता है ना, जब इनके अर्थ का कथन करना है तो इनकी अव्यय संज्ञा है, जी और अव्यय है तो ये चल नहीं सकते हैं, है ना। जी लेकिन जब शब्द का ही कथन करना है, ईव शब्द से हमें अर्थ नहीं कहना, यहाँ ईव शब्द से, ईव शब्द का जब कथन करने के लिए जाएंगे तो उससे प्रत्यय हो जाते हैं। ठीक। चकारा दूरांतिकार्थयो अर्थेभ्य, चकार अथवा चात ये भी कह सकते हैं। च एक अव्यय है, फिर भी उससे प्रत्यय हो जाएंगे, वे तब होंगे